So, Assalamualaikum and welcome everyone. This is Mr Faheem and I welcome you all on the sets of TheShared Pen official. आप सब जानते हैं कि हम हर शनिवार रात 9 से लेकर 10 बजे तक एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम का नाम है आइए एक मुलाकात करते हैं। एक ऐसी यादगार मुलाकात जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हमारे सामने होते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज, कुछ ऐसी शख्सियत हमारे साथ होते हैं जो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ डायमेंशंस में बहुत से ऐसे काम करते रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे जो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। टुडे, आज इस शाम में हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ इस शो में जुड़ चुकी है। मेरे ख्याल से जितना मैं उनको जानता हूँ, जितने उनके काम को मैंने सराहा है, जाना है, मुझे नहीं लगता किसी तारुफ के मौका पे बस तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ लिटिल बिट। मैं किस अंदाज से बात करूँ, कहते हैं ना कि हर कोई अंदाज किस तरीके से नुमाया है कि जो भी काम करते हैं हमारे लिए करते हैं, जो भी काम करते हैं समाज को बहबूद के लिए करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर यकीन सिकंदर सर। ही इज एन साइकोथेरेपिस्ट, स्कॉलर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और बाकी आप जानते हैं कि कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट करना इनका अव्वली फरीजा रहा। उस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप सब लोगों से हमारी गुजारिश रहेगी जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके व्यूज होंगे, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आज एक घंटे के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले और आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे पहुंचता हूँ आपके आज हमारे मेहमान के पास। आज के हमारे मेहमान मिस्टर यकीन सिकंदर, उनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका पेज भी फॉलो करता हूँ, यू डूइंग एन अमेजिंग वर्क। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। लाइक गेटिंग ऑल द पीपल टुगेदर, एक कम्युनिटी बनाना, उसके बाद लोगों को जोड़ना, ये एक बहुत ही बड़ा काम है। इट्स ब्यूटीफुल वर्क। तो उससे मैं बड़ा खुश हूँ आपके काम से। और इनवाइट करने के लिए भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। Thank you so much for accepting this invitation because बहुत टाइम से एक जैसे नसर की एकदम माइंड में यकीन सिकंदर साहब जितना काम करते हैं डिफरेंट डायमेंशंस, तो इट विल बी बेटर टू हैव अ ग्रेट सेशन विद यू बिकॉज़ बहुत से लोगों ने हमें मैसेज करके भी बोला था कि अगर कश्मीर से ऐसे कुछ मेहमान हैं, कुछ लोग हैं जो अब्रॉड हैं या इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी सेट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरे दिल की ख्वाहिश भी यही है कि आपसे किसी हद तक इन चीज के बारे में थोड़ा सा तारुफ किया जाए। बहुत सी चीजों के बारे में आप जानने की कोशिश करें क्योंकि इससे पहले भी आपसे बात हुई थी लेकिन शायद इस तरीके से बात नहीं हो पाई थी जिस तरीके से मैं चाहता। सो इट्स टुडे, इट्स आवर टाइम, यू आर हियर एंड जो भी चीजें होंगी आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग आपको जानते हैं आपके इंस्टाग्राम पेज से, आपके फेसबुक फॉलोवर्स जो है या आपकी पर्सनल जो चीजें हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा किसी भी प्रकार का तारुफ के तो जितने भी लोग यहाँ पे होंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ पाए आप कहाँ से हैं और भी क्या करें। बिल्कुल। सो would I have to say that in Kashmiri, Urdu or I think it will be multilingual, the English, Urdu and Kashmiri, because today I can just make it in a different aspect. It will be good. Yeah. All right. To make it really brief, मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ और मेरी जो स्कूलिंग वगैरह है 12th क्लास तक वो वहीं पे हुई थी कश्मीर में ही। और उसके बाद जो है मैं मलेशिया चला गया बैचलर्स डिग्री करने के लिए और उसको खत्म करने के बाद 2015 में एक साल के लिए मैं कश्मीर वापस आया। तो वहाँ पे मैंने एक यूथ सेंटर स्टार्ट किया था इंस्पायर्ड मी फाउंडेशन के नाम से लाल चौक में। तो एक साल उसके बाद मुझे चांस मिला टर्की आने का, यहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिली मास्टर्स करने की, जो मैंने खत्म करी मास्टर्स। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब करा, साइकोथेरेपिस्ट का टाइटल लिया मैंने, यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड देन आई वाज ऑफर्ड टू डू माय पीएचडी हियर एज वेल, क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही वो भी। तो उसको जब मैंने स्टार्ट करा आई जस्ट रियलाइज्ड एंड दैट वाज लास्ट ईयर, उसमें 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊं व्हिच इज इम्पोर्टेंट, कोविड के टाइम में हमें ये चीज रियलाइज हुई कि जो कंटेंट है अगर खासतौर वो कश्मीरी लैंग्वेज में बनाया जाए उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है बिकॉज नोबडी वाज डूइंग दैट। और ये चीज भी मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि कश्मीर में जो अक्सर लोग कंटेंट बनाते हैं उससे बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं होता, राइट? मतलब एंटरटेनमेंट से इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड होता है लेकिन कितना ज्यादा एंटरटेनमेंट, उसकी सिर्फ एक ही थीम थी और उसके बगैर कुछ भी नहीं। सो हमें ये चीज लगी कि अगर कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिससे इंसान की लाइफ क्वालिटी में कुछ ऐड हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल है, कल्चर से रिलेटेड हो,
तो वहां से हमने Yes. स्टार्ट किया 2020 में हमारी जर्नी कंटेंट की कश्मीरी लैंग्वेज में ये चीज बनाई जाए। तो आज तक वो जो जर्नी है इंशाल्लाह वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि जो इंसानों को, जो कश्मीरी लोग हैं, उनको मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस इसकी बहुत जरूरत है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल और कल्चरल वीडियोस भी मैं बनाता हूँ अबाउट लाइफस्टाइल एंड कल्चर, ताकि लोग जो है उनके साथ ये चीज शेयर करें कि जो जिंदगी मैं गुजार रहा हूँ, राइट, so why not introduce them to a part of it as well? अगर मैं कहीं पे travel करूँ, why not introduce them to as well to whatever I'm doing, कि अगर उससे कोई फायदा हो तो, so that's the little bit better of those who don't know what I do. So I'm a research scholar, I'm a clinician, so that's who I am. I got it. Definitely, because coming up with such a notion to just promote own culture and to just show the things which you find that's more relevant to others as well. Because बहुत से लोग एक ख्यालों के होते हैं, तो उन ख्यालात को एक अच्छी जगह मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो मुझे लगा शायद वो बहुत आगे जा सकते। लेकिन such a background, आप जानते हैं, मुझे लगता है कश्मीर कश्मीर की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। एक्सपोजर की बात करूँ क्या कि हम में है, बट द प्लेटफॉर्म इज देयर, हमें वो मैसर नहीं हुआ। सो यू हैव बीन इन कश्मीर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अगर पहले से बात करें तो पहले कभी ऐसा था आपके जहन में कि नहीं आई शुड ट्राई अब्रॉड, या कोई ऐसी चीज जिसे आपको प्रिक किया कि आई शुड गो देयर, मुझे ये काम करना है, लेटर ऐसा करना है ताकि आगे बढ़े, या दिस वाज जस्ट एक्सीडेंटल फॉर्म बना, यू गॉट सिलेक्शन एंड लेटर ऑन यू जस्ट सेट राइट। A few things there. मैं आपको पहली जर्नी बताऊं 2010 में जब मैं गया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया। वो कैसे हुआ वो जर्नी? वो इस तरह से हुई कि आई न्यू सम प्रोफेसर्स देयर, ठीक है, क्योंकि पहले से पढ़ने लिखने के साथ ताल्लुक था फैमिली की तरफ से या बाकी तरीकों से भी, तो जो बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, सब जो थे वो वहाँ पे पढ़ाते थे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में। तो क्योंकि जो AAYIE का जो अपना यूनिवर्सिटी का प्रेस था, वहाँ से कुछ बुक्स, या इसके अलावा आई यूज्ड टू रीड सम नेम्स एंड दीस पीपल टीच देयर। तो वैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो उस जमाने में तो सब कुछ ऑनलाइन होता भी नहीं था। द ओनली थिंग यू कुड चेक ऑनलाइन इज कि अगर की सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है। आज तो सारी यूनिवर्सिटी जो डॉक्यूमेंट्स लेती है दे टेक इट डिजिटली, डिजिटल फॉर्मेट में। वहाँ तो ट्रू कॉपीज भेजनी पड़ती थी, फोटो कॉपीज, लाइक यू लिटरली हैड टू सेट अ फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक्स। फिर ऑनलाइन जो आपको एक वो नंबर देते थे, वो एक डॉकेट नंबर जैसा होता था आपके पास, बेस्ड ऑन दैट दे विल टेल यू कि एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है ना। ये 2010 की बात है। दैट्स ऑल व्हाट देयर वाज। तो बहुत हद तक इसमें शौक भी था, दूसरी हद तक इंसान वहाँ जाना चाहता था, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स थी पहले से मैंने कंप्लीट करी हुई थी। लेकिन तीसरी चीज ये भी थी कि it's a bit of a luck as well, like एक साल हो गया था मुझे, मैंने तो 2009 में करा है, वहीं से मैंने अप्लाई स्टार्ट करना किया। by 2010 I really got it। तो सारी चीजों को अगर इंसान मिक्स करे, इंसान you can say yeah there was a bit of luck as well। लेकिन जो इंसान का जो लक भी होता है, it favors a prepared mind, है ना। क्योंकि अगर इंसान ने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, मैंने उस चीज के लिए थोड़ी बहुत वो आई हैड मेड आइडियाज की इस तरह से मैं करूंगा, या जहन को पहले तैयार किया था कि जाना है, तो वहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ। एंड देन आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग इजियर इन द सेंस कि जब इंसान पहला कोई स्टेप लेता है ना, उसके बाद यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट डायरेक्शन। तो मुझे ये चीज लगती है कि इंसान का अगर अपनी प्रिपरेशन हो, और कश्मीरी लोगों को मैं जेंट देना हूँ, जो उनको मैं फाइंड देम वेरी इंटेलिजेंट, तो अगर वो जो हमें लैक ऑफ एक्सपोजर, हमारे टाइम पे मेंटरशिप वगैरह होती भी नहीं थी, लाइक देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ मेंटरशिप, कोई आएगा कोई आपको मेंटर करेगा, यू हैव टू मेक योर ओन मिस्टेक्स टू लर्न, ठीक है ना। खासतौर मेरी फील्ड में, लाइक इन साइकोलॉजी, लाइक आई हैड नोबडी जो मुझे कहे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, फिर थेरेपिस्ट क्या करते हैं। I mean there was no concept as such, so figured out the way slowly, it took a while, थोड़ा उसमें टाइम भी लगा, बाकी चीजें भी हुई, लेकिन I'm happy the place I am, so alhamdulillah। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत से ऐसी बातें कही कि there has been a lack of mentorship. I can say right now as well, बहुत से ऐसे लोग हैं, they possess kind of a great talent, ना, but later on when it's time to just come up in the field, या उनको एक सही direction देना, उनको सही से counsel करना, I think still we are lacking the same position. Right. आपको क्या लगता है एक इंसान की जिंदगी, because you are a psychotherapist, I can see, and the second clinical psychology of this right on researching about बहुत से डायमेंशन से, बहुत से फैसेट्स से जिनके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है एक इंसान की जिंदगी में एक सही वक्त पे सही मेंटर मिलना उसकी जिंदगी की डायरेक्शन कहाँ ले सकता है, या एक इंसान की जिंदगी में उसके सही वक्त में लैग करना उसके टैलेंट को कहाँ से कहाँ लेना देता है?
Right. I mean that's a really beautiful question. आपको मैं ये चीज बता दूं, यहाँ पे एक दो चीजें हैं. टीचर होता है वो शख्स जो नॉलेज में आपसे ज्यादा हो. मेंटर होता है वो शख्स जो एक्सपीरियंस में आपसे ज्यादा हो. राइट. हर एक आपका टीचर आपका मेंटर नहीं हो सकता. और मेंटरशिप में एक चीज होती है कि जो बेसिक डेफिनेशन है मेंटरशिप, जो आपका मेंटर होता है वो आपको पोटेंशियल हार्म से बचाता है. विच मीन्स जिस भी फील्ड में आपको जाना है वो आपको पहले से बताएगा कि बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू इन दैट फील्ड. अगर किसी को अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है टर्की के अंदर, राइट, दे कैन आस्क मी व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर दैट. उनके बहुत सारा उनका उससे टाइम बच जाएगा. और मैं आपको ये चीज बता दूं कि मेंटरशिप के बारे में मैं भी फॉर एग्जांपल वीडियोस हम बनाते हैं. इसी हफ्ते या तो कल परसों हम वेबिनार करेंगे कि टर्की स्कॉलरशिप से खुल चुकी है. सो वी विल मेंटर द पीपल. लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता दूं. जो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है, मेंटरशिप के लिए आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. कि मतलब मेंटर्स से इंसान सीखे, वन टू वन कोचिंग से इंसान सीखे, प्रोग्राम्स अटेंड करे, बाकी चीजें. एंड इट रियली हेल्प ट्रेमेंडसली. कश्मीरी नौजवानों में आपको मैं दूसरी प्रॉब्लम बता दूं क्या है. हमारे पास कश्मीर में इन जनरल वक्त की कदर नहीं है हमारे पास. इन जनरल वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. इसीलिए हमारे यहाँ वो कल्चरल मैकेनिज्म बन चुके हैं जिसकी वजह से हमें क्लियरली पता चलता है कि हमारे यहाँ हर एक चीज की अहमियत है सिवाय वक्त की. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इस चीज से कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई कहे कि मैं कोई मेंटर हूँ या मैं मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने, इवन इफ इट्स अ स्मॉल अमाउंट, पीपल वुडंट डू दैट. ओके, कोई बात नहीं, अगर वक्त चला जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए. बट वी डोंट थिंक दिस थिंग कि अगर हमारे बहुत सारे साल बच जाएंगे, एक साल बच जाएगा, उस एक साल में अगर आप काम करें आप बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस. सो इवन इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, और आप देखेंगे तो जितने ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो उतने ज्यादा वन टू वन मेंटरशिप को प्रेफर करते हैं. क्योंकि पार्ट ऑफ द जॉब दैट आई डू इज आल्सो एग्जीक्यूटिव कोचिंग. तो एक तो साइकोथेरेपी तो वन टू वन होती है, तो मैं कंपनीज के लिए भी एज अ एग्जीक्यूटिव कोच काम करता हूँ टू प्रमोट मेंटल हेल्थ या वेलबींग हो, या चाहे एग्जीक्यूटिव कोचिंग जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस हो, टीम सिनर्जी, तो बाकी चीजें. तो एक चीज जो कंपनीज क्यों खर्च करती है इसके लिए पैसा, बिकॉज इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो हमें ये चीज लगती है कि टाइम जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम का जाना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज टाइम इक्वल्स लाइफ. So that's about the mentorship part. So definitely make sure whatever field that you are into, surely take a mentor. Mentorship के बगैर आप अपने फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. I'm a strict believer of that. Yes, obviously. I got the question same thing. Obviously, कि जो आपको पढ़ाए वो आपको उस्ताद हो, लेकिन जो आपके पोटेंशियल के सही कदर करे, उसको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करे, वो आपका मेंटर हो सकता है. हर किसी इंसान की लाइफ में डिफरेंट मेंटर्स आते हैं, डिफरेंट स्टेज, और शायद उन्हीं मेंटरशिप की वजह से ही हम आगे जिंदगी में अपने टैलेंट की सही पोजीशन की तरफ आगे रुख करने की कोशिश करते हैं. लेकिन सर, आपसे जानने की कोशिश करें, कश्मीर से निकलने के बाद कैसे ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने सोचा कि शायद इन जनरल पर्सपेक्टिव एक कश्मीर के स्टूडेंट को फेस अप करनी पड़ती है, irrespective of the religion जिसकी हम बात करें. बट मेन थी, आपको क्या लगता है कश्मीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लैग करते हैं, लेकिन जब उन चीजों का एक्सपोजर हमें मिलता है, that becomes a bit more obstacle in your life to achieve something in a broad position as well. Right. तो ये चीज मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है जो एज अ कश्मीरी हमें ओवरकम करना पड़ता है, वो पहले हमारा अपना माइंडसेट होता है. The first thing that you really have to overcome. मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कश्मीर में रहने के बाद मैंने भी 12 तक 18 साल की उम्र तक I have been there, I have lived there, I have studied there. ठीक है, खुद मैं कश्मीरी हूँ, तो उसकी वजह से जो है उससे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ कि एक जो इंसान का माइंडसेट बनता है ना, to a lot of extent, विक्टिम मेंटालिटी थी कुछ हद तक जो हमें होती है, राइट. और उसके बाद आते हैं बाकी चैलेंजेस की बाकी लोगों के साथ आपके क्या चैलेंजेस होंगे. पहले जो हमारा खुद की तरफ रवैया होता है या हमारी जो बाकियों के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग. और इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था. मैं आपको ब्रीफली ये चीज बता दूं कि मैं जर्मनी में था, मैंने अपनी मास्टर्स थीसिस वहां पे लिखी है. तो मुझे जर्मन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद स्विट्जरलैंड जाना था, और स्विट्जरलैंड मैं बाईपास जा रहा था. तब मुझे ये चीज पता नहीं थी कि जो स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द EU. इस वजह से वहां पे स्विस फ्रैंक आप यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली द यूरोस. और इसके अलावा अगर कोई यूरोपियन यूनियन लॉ पास करती है, पैरेलल लॉ इज पास्ड बाय द स्विट्जरलैंड, लेकिन डायरेक्टली वो पार्ट ऑफ EU नहीं है, इट्स जस्ट इन द शेंगन रीजन. एनीवेज, तो वहां पे बॉर्डर कंट्रोल होता है, राइट. सो
I was there on the border, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह लिया, सबसे लिया है बाकी वगैरह। तो जब तक मैं सोचने लगा कि like you know अब वो मेरा नाम पढ़ेंगे, अब ये मुसलमान का नाम है, and they would be thinking about all the things, and it took a while, right? Plus वो जो army officers होते हैं वहाँ पे, जो border control वाले होते हैं, उनके पास पूरी guns होती हैं, they have sniffing dogs and others, it's a whole package. So after that, when they came back to meet me to my passports में 10-12 मिनट लगे, right? After they came back and they said, जो ये तुम्हारा passport तो वापस वहाँ से वो questioning कर, so I thought they will ask questions like, you know, why are you going here, like, you know, or you are a Muslim, or what? So they asked the question like, you know, are you carrying any cheese, butter, chocolates, or dairy products, right? I was like, इसको क्या हो गया, right? So what's the deal? मेरे ज़हन में है, they will ask me about Islam, terrorism, right? Whatever it is, by my passport name and stuff. And I said, no, I'm not carrying anything. In fact, I was very surprised to hear that. And afterwards, I realized this is a land की अपनी जो dairy industry है, like, you know, they have a huge dairy industry. वो imports allow नहीं करते milk products के, because they have a huge industry of their own. Yes, they don't allow above a certain extent. They wouldn't allow it. That's why they were asking. That's why they have sniffer dogs. I was thinking something else, right? So इसलिए मैंने mindset की बात करी. मेरे ज़हन में कुछ और था, right? And they asked me something really an innocent question. तो ये चीज़ जब हम पहले abroad जाते हैं, पहली चीज़ जो हमें ये first thing we have to open ourselves is to जो हमारी mentality होती है, it's not always the reality जैसा हमें लगता है कि हकीकत होगी। तो दूसरे होते हैं logistical challenges, अब वो mindset of these challenges, दूसरे होते हैं logistical challenges, right? So for example, in Malaysia, when I went to bachelor's, even though the language is English, humidity, weather of Malaysia, food of Malaysia, if you're used to a comfort zone, it would be difficult, है ना? मतलब humidity, रोज बारिश होती है वहाँ पे, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, you will have to take shower 2 or 3 times. मतलब I couldn't even believe कि human body can sweat like that. मुझे पता नहीं कश्मीर में रहने के बाद पहले माथे पे पसीना आता है इंसान के, बाकी हो गया वहाँ इंसान की पूरी body sweat करती है. I didn't even know human body can do that, right? And back then, so then I was very comfortable. जब मैं graduate हुआ 2015 तक, मैंने कहा how do you get off this comfort zone, you know? तो जब टर्की में एडमिशन मिला, यहाँ पे सब कुछ टर्किश लैंग्वेज में होता है, राइट? यू हैव टू टेक अ कोर्स फॉर अ ईयर। उसके बाद जो मास्टर्स लैंग्वेज है 100% टर्किश में। सो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, इट इज हार्ड। मुझे लगा था, लेकिन आई बीन टू कंफर्टेबल विद इंग्लिश। व्हाई डोंट यू पुश योरसेल्फ अ बिट? एंड मेनी पीपल लीव, बाय द वे, क्योंकि एक साल जब आप टर्किश लैंग्वेज का कोर्स करते भी हो, फिर जब आप अपनी फैकल्टी में जाते हो, वहाँ फिर भी चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि एक साल लैंग्वेज कोर्स इज नॉट इनफ टू अटेम्प्ट टू understand academic things. Even though मैंने thesis वगैरह इंग्लिश में लिखी, लेकिन क्लासेस जो आपकी होती है, it was all Turkish. It was really difficult. 3.5 years of my master's degree. 1 साल language, 2 साल की master's हो गई 3, but I went to Germany, so I had to extend my thesis time. So हुआ वो चैलेंज ओवरकम। लेकिन मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ ये चैलेंज ओवरकम करने की चीज, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पीएचडी में मुझे एज अ रिसर्च स्कॉलरशिप मिली या फेलोशिप मिली पीएचडी के लिए, इट इज ऑन द फैक्ट कि मुझे टर्किश लैंग्वेज आती है। क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में, दोज ऑफ यू हु वांट टू स्टडी क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैं आपको ये चीज बताऊँ, इट्स जनरली अ कमर्शियल फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी कंट्री में इस चीज को नहीं पढ़ते, आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती, इसके लिए फंडिंग अवेलेबल नहीं होती। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए देयर आर नो फंड्स अवेलेबल। हाँ, उसमें स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेंगी, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स। इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, इसमें आपका सुपरविजन कवर होता है, कॉम्पिटेंसीज कवर होती है, देयर आर 2 or 3 थिंग्स देयर। लेकिन आई गॉट इट बिकॉज़ ऑफ माय स्किल्स इन टर्किश लैंग्वेज। तो मुझे तब पता नहीं थी दैट आई विल गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, आई फील वेरी like, you know, it was very difficult to learn the language. लेकिन जो मुझे PhD में हम 50 थेरेपिस्ट हैं वहाँ पे क्लिनिक में, 50 में से सिर्फ एक ही फॉरेनर में, एक ही बंदा में जो फॉरेनर जो टर्किश लैंग्वेज यूज करता है। So that was the only plus point that I had. That was the only advantage. Yes. That you know, in a beautiful way, you just described the things that what are the main challenges facing Kashmiri people, especially the face when they just went outside. अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पे कही कि इन चीजों के बारे में किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या जो डिफरेंट बाकी चैलेंजेस होते हैं, आज तो मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा मजीद जानने की यही कोशिश करूंगा, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्टेड है दिमाग में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वक्त के साथ साथ डिफरेंट चैलेंजेस के साथ साथ डिकंस्ट्रक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैंने यही कहा, बहुत सारे हमारे अंदर एक्सपोजर्स है, टैलेंट्स है, उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी है।
बट मैं आपसे बताऊं जब क्लास मैट्रिकुलेशन जो पास करते हैं उसके बाद जब सेकेंडरी क्लास में आते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीजें कंस्ट्रक्टेड होती है कि ये सब्जेक्ट लेना जरूरी है बिकॉज एक चेन है रिलेटिव्स के जो इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ चुके हैं या ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसी फील्ड में आगे जाने स्कोप है। कश्मीर का देखें तो साइकोलॉजी मुझे नहीं लगा था कि बहुत सारी जगहों पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने अभी तक उतना नहीं देखा था जितना एक्सपोजर है। आउटसाइड जाने के बाद आपको क्या लगा था कि एक्सपोजर मैटर्स, स्कोप मैटर्स, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए थे जहां पे आप स्कोप, एबिलिटीज और इंटरेस्ट को मेन फोकस बना के करियर की बात कर रहे थे। उस चीज में यहाँ बात करने की कोशिश की क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपसे दोबारा यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा। क्या लगा आपको सब्जेक्ट का स्कोप मैटर करता है या आपके इंटरेस्ट के बेस पे जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्कोप और उसकी इंप्रूवमेंट आपको हमेशा स्कोप चाहिए? ये क्वेश्चन आएगा। राइट। मैं ये चीज कहूंगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स, लेकिन अगर आप कहेंगे कि टॉप प्रायोरिटी किस चीज की होनी चाहिए, इट्स डेफिनेटली इंटरेस्ट। इट इज डेफिनेटली इंटरेस्ट। लेकिन जो आपने वीडियो की भी जिक्र करी उसमें मेरा ये भी आइडिया था कि इन जनरल इंटरेस्ट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अदर थिंग्स, लेकिन वही चीजें प्रेफर करें। इसीलिए मेंटरशिप की जो हमने बात करी थी वो अर्ली लाइफ से, स्कूल टाइम से क्यों जरूरी होती है, क्योंकि आपका मेंटर आपको बताता है कि अगर आप ये चीज पढ़ते हैं कि फ्यूचर में इस चीज का क्या होगा। आपको मैं बताऊं एक चीज, एक बहुत बड़ा एक निक रोल हुआ करता था कैमरामैन से, क्योंकि मैं मीडिया के साथ भी काम वगैरह करता हूँ, वी डू अ लॉट ऑफ लाइक वीडियोस एंड स्टफ। तो एक चीज उसमें से ये होती थी कि जब फिल्म मेकिंग होती थी एक उसमें एक निश रोल होता था। हेलीकॉप्टर के अंदर जो आपका बंदा होता था ना, द वन हु इज अ कैमरामैन विद इन द हेलीकॉप्टर। तो पहली चीज मूवीज के लिए कैमरामैन होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो कैमरामैन भी आप शूट कर सकते हैं हेलीकॉप्टर में, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो नॉइज होता है एंड वाइब्रेशन जो उसमें होती है, और उसके बाद एंड यू आर एबल टू शूट प्रिसाइजली फ्रॉम हेलीकॉप्टर, ये बहुत बड़ा टैलेंट माना जाता था। और जो लोग ये कर पाते थे इन एवरी क्लासिक मूवीज दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन फिर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इज all of them, because helicopter is really expensive to rent, और cameraman तो उसके बाद ही, और especially the one who shoots there were drones. Drones की वजह से जो जॉब है, there is nothing like a person who shoots from helicopter anymore, because there is something called as drones, right? तो वो जो प्रोफेशन है वो obsolete हो गए। टैक्सी ड्राइवर्स 10 या 20 साल के अंदर आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, they're already there, the prototypes are out. तो इस चीज में कोई फायदा नहीं होगा कि because you will be a taxi driver, because those things will be replaced. तो इसलिए अपने उस प्रोफेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए भी यू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, इट हैज टू हैव समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, एक चीज। और दूसरी चीज, इट हैज टू बी, हमारे पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए जो इवॉल्व हो, राइट? इट हैज टू बी समथिंग। तो वो जो चीज है मेंटरशिप में वही चीज आती है, ग्रोथ माइंडसेट आपका, कि इट हैज टू इवॉल्व। तो इंटरेस्ट सबसे पहली चीज, और उसके बाद स्कोप। मैं जनरली ये चीज कहता हूँ कि स्कोप जो है ज्यादा करियर है कंपेयर टू द सब्जेक्ट। अगर आप काबिल हैं, आपको अपनी स्पेस बनानी आ जाएगी। स्कोप सब्जेक्ट, सो if you study rarest of the subjects, right, you will find your niche area, and you will find your specialization, and you will find whatever you're interested in, if you're really good at it, right? It doesn't matter. एक तो चीज है, so for example there are certain subjects, right, जिसमें स्पेस बहुत कम होती है, बट मैं कहता हूँ कि अगर आपको उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि you still want to study it, even though you know कि इसमें जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है, right? Then it has to be a very strong interest, and you have to be extraordinary in that field, right? अगर आप में वो extraordinariness नहीं है, आप उसमें सिर्फ ordinary है, that would be a problematic thing. Plus आप ये भी देखें कि ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, राइट? मेरे पास I remember after I finished my bachelor's या master's के बाद भी I could offer letters to study in अच्छी यूनिवर्सिटीज में, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हो, किंग्स कॉलेज, यूएस में कुछ ऑफर्स, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, एंड आई डिडंट हैव द मनी, और मुझे नहीं लगा कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, सो आई जस्ट हैड टू वेट, राइट? सो योर रिसोर्सेज जो आपके पास है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो मेक अ कैलकुलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसके बेसिस पे व्हाटएवर इज द बेस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन आपकी सिचुएशन में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चीज डिसाइड करी है कि मुझे कश्मीर में ही रहना है पूरी जिंदगी, देन यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ द थिंग्स इफ यू नो यू आर गोना लिव देयर। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल है कि मुझे कहाँ रहना है, क्योंकि हर एक के घर में ऐसे हालात नहीं होते, दे कैन मूव अब्रॉड,
and if you know that you are gonna move up. So for example, अगर आप मुझे कहें कि मुझे clinical psychology पढ़नी है and I want to study in the US और मैं अपने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ 1-1.5 करोड़ रुपए to become a clinical, फिर मुझे कश्मीर में प्रैक्टिस करनी है, I wouldn't suggest that, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया के अंदर you need a license in India, तो उसमें बेटर है कि आप इंडिया में ही पढ़ाई कर लें. It's very difficult to get those equivalencies between licenses of clinical psychology. तो ये चीज भी आती है आपके सब्जेक्ट पढ़ने के अंदर कि जो आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका पैशन हो, जो उस चीज का जो स्कोप हो, आपके जो रिसोर्सेज हैं, प्लस किस रीजन में आप रहना चाहते हैं, इट्स अ लॉट डिपेंडेंट ऑन दैट एज वेल. सो यस यस ऑब्वियसली, बिकॉज़ यू नो बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेरीज आते हैं कि क्या करें. जब उसके बाद से आपकी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैंने उसमें खुद वो वीडियो देखी थी जिसमें आप एबिलिटीज की बात कर रहे थे, तो इट डिपेंड्स. मुझे भी यही लगता है कि जो बच्चे हैं ना, उनको डिपेंड करता है किस तरह की एबिलिटीज है किसी सब्जेक्ट के बारे में, या उनको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, लेकिन स्कोप खुद ब खुद बन जाता है. क्योंकि यही बात है, जैसे हमारे एक इंसान ने भी कहा कि असल में स्कोप आपकी किसके काबिलियत पे, ना कि उस सब्जेक्ट पे. जो आप मेहनत करेंगे, जितना आप उस चीज में ढूंढेंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेंगे, उतना आपके सामने स्कोप होगा. अच्छा इब्न साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, असल में डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस थे आपके पास कि अगर आप उर्दू और इंग्लिश में ज्यादा वीडियोस बनाते, बट द मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस व्हिच यू हैव जस्ट प्रोड्यूस्ड एंड व्हिच यू हैव जस्ट मेड आर इन द कश्मीरी लैंग्वेज. वाज इट मेनली टू जस्ट यू नो come back and overcome such a lost heritage जो हमने खोई है, या आपको ये लगा था कि it will be something captivating, जो कश्मीरी लोग हैं they will be just looking, अच्छा somebody is in abroad and he can speak in the Kashmiri language, it means he just reaching his own heritage, he just want to revive the main culture, या कुछ और जहन में था कि इस वीडियो को कश्मीरी लैंग्वेज में ही बोलने की. राइट. जो हमने कश्मीरी लैंग्वेज में जो हमने वीडियो स्टार्ट किए, मुझे लगता है कि एक तो तब कोविड का टाइम था, पीपल नीडेड हेल्प. एक चीज ये भी थी कि कश्मीर में हम ग्रास रूट लेवल्स तक पहुंचना चाहते थे, राइट. तो एक चीज ये थी जहन में कि कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो कश्मीर के अंदर, क्योंकि मैं खुद एक कश्मीरी हूँ. तो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप किस चीज से क्रिएट कर सकते हैं. तो हमारे जो एडवाइजर हैं या जो मेरे दोस्त भी हैं वो, या जो हमारे वीडियोस वगैरह मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तरीका ये भी हो सकता है, लेट्स ट्राई आउट कि अगर हम कश्मीरी में कंटेंट बनाए तो देखते हैं कि उसमें उसका कैसा असर होता है. तो जो हमारा सबसे पहला वीडियो हुआ था जिसकी बहुत ज्यादा व्यूज आई थी, वो मैंने बर्फ में वो वीडियो लिया था, एंड इट वाज अ रैंडम वीडियो. हमने कैमरा ऑन किया और वी स्टार्टेड शूटिंग, कोई स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं थी उस चीज की. इट वाज इन द आउटडोर्स और उसमें हम बात कर रहे थे कि करियर के बारे में, और अनएम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर था उस वीडियो का नाम. 2 साल पहले का वीडियो था. सो इट गॉट लाइक 500,000 व्यूज जहां तक मेरा ख्याल है, एंड दैट वाज ह्यूज, लाइक रीच टू मोर देन अ मिलियन पीपल. तो हमें ये चीज लगा कि इसके लिए कि मतलब जो कश्मीरी लोग हैं वो इस तरह का भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले लगा था कि विल टेस्ट इट, क्योंकि कश्मीर में जो सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम होता है वो होता है एंटरटेनमेंट के बारे में. सो नोबडी वुड लाइक समथिंग सीरियस, राइट, अबाउट मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी. लेकिन इट वाज रॉन्ग. पीपल वर, इट वाज रिसीव्ड विद ओवरवेलमिंग रिस्पांस. तो ये एक चीज थी जो कि फिर लोगों के कश्मीरियों के फीडबैक की वजह से जो चीज बढ़ती रही, राइट. सो मोर देन लैंग्वेज इट वाज अबाउट द मैसेज फर्स्ट. और हमारे जहन में ये चीज थी कि हाँ, कि कौन सी मैसेज जो है वो किस तरह से सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी. और हमें ये चीज लगी कि अगर हम कश्मीरी के अंदर वीडियोस बनाते हैं तो वेरी इम्पैक्टफुल, और वैसा ही हुआ भी, दैट वी रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल और it worked. So that's how it started, to create impact. फिर हमें लगा कि that's the best way to do it. Obviously, that is and that will be always best, you know, to speak in the mother language. Obviously, it gives such a great feeling, and obviously, अपनी जुबान में, अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं. But when you just go to the larger, you know, platform या बड़े पैमाने पे, in the broader sense, जब हम उस चीज को देखते हैं, the people have to obviously accept different things and different, you know, I can say the facets and different faces or prisms to deliver the speech as well, जो मैं हमेशा से आपकी वीडियो में जानने की कोशिश करता हूँ. There has been the multilingual aspect and approach so that you can just reach to the millions of people, so that the message which needs to be followed by different people should be always there. अच्छा, लेकिन साहब एक बात जो मेरे जहन में हमेशा खटकती है, maybe I also need the answer and others like me also are willing to just need the answer. एक बात ऐसी है, there has been a lot of friends of mine as well जिनके साथ बात करते हैं. Sometimes they used to speak I'm in depression. Sometimes there was like I'm in anxiety. Yeah. Sometimes I'm feeling, you know, it had really always a great point for me to discuss whether, because I was a clinical psychologist in the psychotherapist in the so other than you can just answer me in a matter way, and more than people जो यहाँ पे देखते हैं, maybe शायद
they also need to just listen to, answer of the same thing. इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इंसान को कब लगता है? Because a lot of people they are happy, they are like smiling faces, but when it is coming to personal life, basically I'm depressed, I'm anxiety. Right. So what do you think? किस तरीके से इन सब चीजों का शिकार हो सकते? What are the main symptoms that promotes a clinical depression? Right. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम कैसे टर्म्स को यूज करते हैं when it comes to depression और anxiety. ये जो इस्तिलाह है, it can be used in a couple of ways, right? तो एक होता है semantic meaning, जो semantic से आता है. Another one is etymological things, root words कहाँ से आते हैं, right? एक दूसरे semantics are more about context क्या है किसी चीज का. So and that is very well done in Islamic terminology as well. So for example, the word Sharia by its root means water hole, जहाँ पे जानवर जाते हैं पानी पीने के लिए, और because it gives the water to life, it replenishes life, it's the root word. But in semantics, context में इसका मतलब है कि it is a way of life that governs the life of the Muslims. Similarly, when we say depression या anxiety, we use it loosely in the sense कि I'm feeling down, या मुझे थोड़ी बहुत anxiety, exam का stress है या कोई है, which is correct. But when we say as clinicians, anxiety or depression, right? We use it in the clinical sense, which is very different, right? Okay. और फर्क क्या है दोनों चीजों में, मैं आपको बताता हूँ. I'll give you a thumbs rule. Thumbs rule means a mental shortcut. हमें कैसे पता चले कि if it's a real depression and anxiety or if it's just I'm speaking of something. Okay. And it really doesn't matter depression or anxiety or कोई चीज है. जिस किसी चीज की वजह से भी अगर आपको लगता है कि जो आपकी daily life functioning है, उसमें असर आ रहा है, that is when you know you need to seek professional help. Daily life functioning. What is daily life functioning? Getting out of the bed. That's the first daily life functioning. If you find it hard to leave the bed, and it doesn't, ये चीज अपने नहीं होती. कश्मीर में इस टाइम बहुत सर्दी है. It's very difficult to get out of bed. That's not what I'm trying to say. What I mean to say is, दिन शुरू करा क्या मतलब इंसान नेर बिस्तर पर है. मैं तो बिस्तर पर है. और taking shower is difficult. या school means university है कहाँ पे, या job जो आपकी place है, या लोगों से मिलना जुलना, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, और आपकी जो फंक्शनैलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग इट हैज रिड्यूस्ड, या जितना एफर्ट ये सब चीजें लेती थी, दे आर टेकिंग मच मोर एफर्ट देन दैट, और आपको लगता है कि यू आर रियली एक्सॉस्टेड. दैट इज द कोर साइन दैट यू नो यू नीड हेल्प, कि आपकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है उस पे असर है. दैट्स व्हाट इट इज meant by. And then obviously there are other signs. एक तो ये चीज होती है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन इज it's a condition which really envelopes you, और आपको लगता है कि there are issues with sleep patterns, there are issues with food intake, there is general irritability, right? There is most of the times in the day person has low mood, right? Suicidal thoughts भी हो सकते हैं, right? There can be suicidal thoughts, there can be guilt or sense of worthlessness, and these things are persistent, right? क्योंकि अगर इंसान के लाइफ में गम भी होना या घबराहट हो, वो आ सकती है, जा सकती है, that's a normal thing to happen. लेकिन if this sadness comes and it's not leaving anymore, फिर आप वैसे ही feel करते हैं for more than 2 weeks. That is the window. This is another relevance. आप कह सकते हैं कि I was depressed because I didn't do well in exam. ये चीज आई और गई. But if it stays clinically like this for more than 2 weeks, then we say, okay, now let's see if we need to see if there is a clinical part involved, and what we can do as clinicians to improve the functioning of this person in the daily life, so that we become just a fully functioning human beings. So yeah. Yes, obviously. ये बहुत अच्छी बात है, because I think सबसे ज्यादा मुझे इस चीज को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, because the lot of friends of mine are always using the same term. I think interchangeably that I'm anxiety, I'm in depression, I'm feeling low. So it was really curious about it, just getting about the things, and definitely you just proved it in a great way, and just discussed it in the background. That was really awesome. Second thing is that as being a psychotherapist, I have seen a lot of sessions conducted whether in Turkey, whether in Kashmir, when you just come back in, and I think in September, I can say. So, what are the main remedies which you can say to the one who are just having such great problems in having the good functioning of the daily lives, या जिस तरीके से वो चाहते हैं काम को आगे बढ़ाना, वो नहीं कर पाते. So, as being a psychotherapist, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसे थेरेपीज है, कौन सी ऐसे रेमेडीज है जो आप बेसिक लेवल देना चाहेंगे, या जब आप कश्मीर आए तो व्हाट आर द मेन थिंग्स जो आपको लगा कि नौजवानों के जहन में है, जो आपको एक जगह मुझे लग रहा है कि आपको लगा कि प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, द लॉट एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द यूथ आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम इन कश्मीर. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कश्मीर में आया था, आई वाज रिसेंटली देयर,
तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, ये चीजें बहुत कॉमन हो चुकी है नौजवानों के अंदर, मैं कहूँगा ये कश्मीर में। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। तो उस एक मेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए, लाइक हैविंग अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ, फॉरगेट अबाउट द प्रॉपर जिसको आप कहते हैं रेमेडीज, जिसमें मेडिसिन आती है, साइकोथेरेपी, अब से एक जनरल लाइफस्टाइल में चेंजेस। General lifestyle changes would mean that you're eating healthy food. Healthy food means organic food. You know, Yes. that's very important. It's really essential. Work out regularly, work out करना, right? और अगर आपको ये भी लगता है ना कि if you think first thing that you're eating healthy, आपके food में कोई Yes. problem नहीं है, but if you're not making a lot of movements, and this often happens as to in therapy and stuff like that, हमारे जो क्लिनिक में होते हैं डॉक्टर्स से बाकी वगैरह, they always tell us like make movements, वरना प्रॉब्लम क्या हो जाती है that you will have different things like cholesterol and other things, not because your diet isn't good, but because you're not making enough movement. So Yes. healthy food and work out, which includes running, because running is a natural way of boosting your mood. अगर pressure depression आता, the first thing we say run. उसका रीजन है कि because it's a behavioral thing. People who are depressed, they don't want to do things which are behavioral. दूसरी चीज रनिंग से जो सेरोटोनिन बूस्ट मिलता है इंसान को, सेरोटोनिन, a lot of it is studies show running gives you that boost. So do that, work out. That's also very essential to do. Okay. So apart from that, जैसा मैंने कहा, lifestyle changes, running, healthy food, or maintaining a sense of routine. Having a daily routine is really essential. This show is being sponsored by different news partners है। आप सब जानते हैं कि इस शो को आईवी मुलाकात करते हैं। इसको डिफरेंट ऐसे मीडिया पार्टनर्स है, लाइक फैमिली इरशाद है, एशियन न्यूज हब है, मैं बात करूं आपको कश्मीर कॉन्टिनेंट की बात करूं, या डिफरेंट ऐसे स्पीकर कश्मीर है, हमारे पास इंस्पायर्ड कश्मीर है, या कश्मीर यूथ वेब है, जो इस प्रोग्राम को, आज के इस प्रोग्राम को हमारे स्पॉन्सर करते हैं। और आप जानते हैं कि निदाई कश्मीर जो मेन वाली कश्मीर का एक रोजा हफ्तावार एक अखबार है जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के आपको एक रिटन फॉर्म मिलती है जो आपको वाली कश्मीर के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, डेली जो न्यूज़पेपर्स आपके पास होते हैं उनमें वो देखने को मिलेंगे। और हाँ, खासकर ये बात है कि द शेयर्ड पेन ऑफिशियल आप सबके लिए लाइव बैक जो अपने काम के साथ अपने ख्याल जो होते हैं उनको हमेशा से TheShared Pen ऑफिशियल इज हियर, जो हमें कुछ चीज के बारे में बताता है। और ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट है जिसमें 30 बेस्ट राइटर्स को बुक में पब्लिशिंग के लिए जगह दी जा सकती है। इफ यू आर राइटर, कम अप एंड जस्ट हैव सच काइंड ऑफ अ ग्रेट टैलेंट, आप हमारे साथ कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड सेम प्लेस। आप अपनी पोएट्री हमारे इनबॉक्स में वो चीजें शेयर कर सकती है ताकि आपने जो सलाह है उसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे साथ आज के मेहमान है मिस्टर यकीन सिकंदर, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है और रिसर्च स्कॉलर है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात हुई है। लास्ट कुछ लम्हा बचे हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि बातें तो बहुत करनी है, लेकिन लम्हात ऐसे होते हैं जो मुख्तसर होते हैं और वक्त की नज़ाकत का भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। जी, और इस अगर बात करें तो एक ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे चलते चलते ऐसे क्वेश्चन ज़हन में आते हैं। अब करके गुस्ताखी के बहुत सारे फॉर्म्स अभी मुझे लगा स्कॉलरशिप आ गई है या बच्चों स्कॉलरशिप करना स्टार्ट भी किया होगा, अभी आई डोंट नो वो चीजें है या नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बिकॉज लास्ट ईयर बहुत ऐसे बच्चे थे जो इस चीज के बारे में पढ़ा था, वो बहुत से क्यूरियोसिटी लोग में मौजूद थी कि किस तरीके से मेन चीज है। आपकी नजर में उस बच्चे की सलाहियत कैसी होनी चाहिए, उस बच्चे का सीवी, उस बच्चे का एसओपी कैसा होना चाहिए, या रिकमेंडेशन किस बेस पे होनी चाहिए जो बच्चा अपने मैट्रिकुलेशन के बाद अपनी सेकेंडरी या अपने बैचलर्स या अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, खासकर स्पेशली टर्की बुर्सदारी एंड इन जनरल जो अभी विंटर की सारी स्कॉलरशिप चल रही है उनके बारे में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे बात यही कहना चाहूंगा कि आज के हमारे मेहमान मिस्टर यकीन सिकंदर जो इस टॉपिक टर्की बुर्सदारी के बारे में हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं, वी आर रियली एक्साइटेड कि टर्की बुर्सदारी जो होती है ऐसी स्कॉलरशिप है जो हमेशा से हर साल में डिफरेंट बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है और वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी अप्लाई करने के लिए सब लोग मौजूद हैं। सो अगर आप में से कोई इंसान ऐसा है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा होगा, मैट्रिकुलेशन के बाद में जो आपके सेकेंडरी क्लासेस हो, खासकर स्पेशली आई कैन सी बैचलर्स इन मास्टर्स प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम्स, मिस्टर यकीन सिकंदर इज हियर एंड ही विल लेट अस नो अबाउट ऑल द डिटेल्स इन ब्रीफ नोट्स सो दैट वी कैन जस्ट कंटिन्यू द प्रोसेस। थैंक यू। exactly. So Turkish scholarships are open. They're going to be open for a month. That's for February तक। पहली चीज जो मैं आप सबसे कहूँगा प्रिपेयर करने के लिए, apart from having over 70% of the marks is the safest thing. 70% के जितने ऊपर होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। But having an excellent statement of purpose,
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये चीज आती है कि हु आर यू, पहले आप अपनी थोड़ी स्टोरी को इंट्रोड्यूस करोगे, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, एंड उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू चूज टर्की टू स्टडी इन दिस, और जब आप ग्रेजुएट होंगे व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो, बिकॉज इट इज इन टर्की सो इट हैज टू बी मेड रेलेवेंट समहाउ टू द टर्किश कॉन्टेक्स्ट एज वेल, ठीक है ना। सो इफ यू हैव अ ब्रीफली टच्ड अपॉन दैट, और आपके अपने टैलेंट जो है, एसओपी इज लिटरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट यू आर सेलिंग योरसेल्फ। तो इफ यू हैव एन एक्सीलेंट एसओपी, उसके अलावा अगर आपके पास एसएटी एग्जाम है, एसएटी एग्जाम जो 12th, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, अगर आपके पास जीआरई है, अगर आपने बैचलर्स ऑलरेडी खत्म करी है, योर चांसेस इंक्रीज मच मोर, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशंस को विदाउट एनी मिस्टेक, एंड मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी अपलोड करने के लिए। इवन इफ यू हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट जो मिसिंग है, इट्स नॉट गोना वर्क। तो विल मेक अ डिटेल्ड वेबिनार अबाउट इट, बट द जनरल आइडिया जो है वो यही चीज है कि डोंट हैव एनी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो जितने भी आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट है, स्पेशली इफ यू आर इन द अप्लाइंग फॉर द बैचलर्स डिग्री, कीप देम रेडी, ठीक है। तो इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ है लाइक टोफल, that will help you to maybe you will get a course जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, not in Turkish language, लेकिन एक साल का जो टर्किश कोर्स है वो फिर भी कंपलसरी है। और बेनिफिट स्कॉलरशिप का ये है कि एवरीथिंग इज कवर्ड, आपकी टिकट से लेके, वीजा से लेके, हेल्थ इंश्योरेंस से लेके, अकोमोडेशन से लेके, और जो आपको मंथली स्टिपेंड मिलता है, प्लस यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इट। सो इवन इफ यू आर समबडी जो जिसके पास बिल्कुल कोई भी रिसोर्स नहीं हो, राइट, you know, to study abroad, you can still make it to that scholarship because they make it very easy for you, including जो आपकी flight tickets होती हैं, जब आपको because visa can also be expensive, and then flight tickets आपकी वो सारे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, टर्किश गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है आपको, and plus ultimately it has become very competitive, ठीक है ना। तो आपके 2% चांसेस होते हैं, out of 100 you have 2% chances, maybe this year even lesser, क्योंकि 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 4000 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, which is about bachelor's, master's and PhD. So make sure your application is excellent. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि how do we improve our chances to get into that. तो उसके बाद में most probably या तो मैं कल एक वेबिनार कहूँगी, अगले हफ्ते whatever the schedule says, whatever it permits. तो ये चीज मैं कहूँ, और इसके अलावा ये चीज मैं आपको बता दूं कि in general scholarships के लिए आपको जहाँ पे भी अप्लाई करना है, पैटर्न सेम ही होता है। That's what you need. You need an English exam, you need an SOP, statement of purpose आपको बहुत strong होना चाहिए, plus you need reference letters. Make sure you also have reference letters, 2 academic references. जो आपके 11th 12th में जो आपको पढ़ाते थे, बैचलर्स में जो आपको पढ़ाते थे, तो एटलीस्ट 2 आपके पास एकेडमिक रेफरेंसेस होनी चाहिए जो आपको वहां पे भी अपलोड करनी पड़ेगी सिस्टम में, बिफोर आई फॉरगेट दैट। सो वंस यू, हाँ, 2 से ज्यादा अगर आपके पास रेफरेंसेस है, दे कैन बी फ्रॉम अ मेंटर, दे कैन बी फ्रॉम समबडी यू स्टडीड अंडर और व्हाटएवर, बट मेनली इट हैज टू बी एकेडमिक रेफरेंसेस, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, डायरेक्टली कोई कोर्स आपको पढ़ाया। सो मेक श्योर यही चीज है, इंग्लिश एग्जाम, रेफरेंसेस, एसओपी, every scholarship you apply on the face of the earth, यही चीजें होती हैं वहां पे mainly. So your SOP matters a lot, उस पे फोकस करें, उसके लिए टाइम निकालें, and other than that जो आपकी परसेंटेज वगैरह है, अगर वो 70% से ऊपर है, then you will be safe, you will be fine to apply, you will be eligible. So जब वेबिनार करेंगे या maybe you are just uploading the videos on the same, like how does this apply for Turkey Muslari and what are the main requirements and the basic requirement जो उसके लिए हमें जरूरी चाहिए, तो हम सबको बताएंगे। डेफिनेटली आप इनके प्रोफाइल को यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, later on you will be getting notified regarding the same webinar, इनका हो जाए तो उस हिसाब से आप भी उन चीजों के बारे में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। So Mr. Sikander, the last few minutes and couple of minutes are here in front of us in our hands, so I can just say, so being, I can say, and being an icon to the youths, abroad like in Turkey, so what will be the final message to the youths जो आपके इसके बाद different social media पे सुनने की कोशिश करेंगे? क्या मैसेज है कि फाइनली आपको उन लोगों के लिए भी जो सही तरीके से जो ग्रस्त है, जिंदगी के मुख्तलिफ हालात से वो शायद हार चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता अभी इसके इंतहा और भी है, या आपको क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से आप उनको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, या आप उनको एक अच्छी मोटिवेशन दे सकते हैं? What will be the final message to the whole viewers and the listeners to this show? Right. In general मैं ये चीज कहूँगा कि जो हमारी expectations है ना, like with the world, with the others, with the scholarship, with the career, we should try to give more and expect less, ठीक है ना? Like चाहे आप कुछ भी करें लाइफ में, always make sure कि जो आपकी जितना आप contribute कर रहे हैं ना, whatever you're giving is always more than what you expect in return. उससे इंसान ज्यादा hurt नहीं होता लाइफ में, when you give more and you expect less. दूसरी चीज मैं ये चीज कहूंगा कि make investments. मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, investing is the best thing, and the best thing to invest is in your own self. चाहे वो
कोर्सेज हो, चाहे वो नॉलेज हो, वो चाहे कोई और लैंग्वेज सीखना हो, वो स्किल्स हो आपके, मेक श्योर दैट यू हैव रियली, क्योंकि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ द पेपर, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर अदर्स, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेस में आप इन्वेस्टर के सामने पिच करने जाओगे, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं क्लिनिक में अपने सुपरवाइजर के पास जाऊंगा, इट्स इन एवरी सिंगल फील्ड। जब भी आप किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू बी रियली रियली गुड एट इट। और जो वो गुडनेस होती है वो सिर्फ स्कूल से नहीं आती, इट आल्सो डिपेंड्स आप कितने घंटे निकालते हैं अपने खुद पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग, ये चीज मैं आपको बता दूं, राइट। उसके बाद आती है आपकी मेंटरशिप्स और बाकी सब चीजें। मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू योरसेल्फ, और खासतौर पे इफ यू आर यंग, इफ यू आर डूइंग योर बैचलर्स डिग्री और इवन यंगर देन दैट, make sure you make those small investments into yourself. छोटे छोटे खुद को skills सिखाइए, right? And those skills really take you way forward. आपकी जो लाइफ है ना, वो आपको boost कर देंगे। So मेरी मैसेज नौजवानों से यही चीज है कि I do see people complaining a lot, but you get the right to complain जब आपने सारी चीजें ट्राई करी हो। कंप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a lot of the messages that we receive अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि हमारे पास जॉब नहीं है, बाकी क्या करें। मैं कहता हूँ अप्लाई करा कहीं जगह, पहली चीज करो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, ठीक है जी। लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं, अब आप प्रोफाइल बना दी, वहां पे किसी जगह अप्लाई किया जी, हाँ 5 या 6 जगहों पे अप्लाई किया था, कहीं से रिप्लाई नहीं आया। जब आप 400 जगहों पे अप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं से यू विल डेफिनेटली यू नो फ्रॉम द कंपनी। सो डोंट गिव अप एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग टू अर्ली कि मेरे पास ये जॉब नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, जस्ट बिकॉज आई अप्लाइड इन अ प्लेस एंड दे डिडंट गिव मी द जॉब। सो वैसा एटीट्यूड इंसान का नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट, and then maybe you get to complain about something. So यही चीज मैं कहूँगा with youngsters, take responsibility. So one of the things that I think lacking in the young people generally in today's world, especially of the youth of Kashmir, is the idea of responsibility. हम हमेशा किसी और को blame करना चाहते हैं अपने problems के लिए, और जब तक ये attitude चलता रहेगा, there isn't much you can achieve. So the first thing that you do is tell yourself कि I'm not going to complain. मैं कहूँगा कि मेरी गलती है, right? So I have the control and I can make things better. So that is the best way to move forward. मुझे ऐसा लगता है। Obviously, that definitely that is a great aspect I can see, and that is definitely a great message to all the Kashmiri youngsters. कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नहीं है इकबाल नाउमीद अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखे से सकी। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की जरूरत, थोड़ी सी काउंसलिंग मेंटरशिप की जरूरत है। Definitely all will rock and the future lies in our hand. अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर किस्ता। We are the future leaders and we have to take the responsibility on our shoulders. Definitely, Sikander साहब definitely वक्त की इजाजत चाहते हैं और वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए, this was really a great opportunity to have a talk with you on the different shows, on the different things, and definitely this was really nice to meet you here. Inshallah we hope कि definitely आगे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए हम आज के प्रोग्राम के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन आप सब यहाँ पे बने रहिए। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगला प्रोग्राम एक नए मेहमान के साथ होंगे, एक नई चीजों के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो शो रहता है हर सैटरडे रात 9 से लेकर 10 बजे तक फहीम साहब के साथ जुड़ सकते हैं। डिफरेंट मौजूद और डिफरेंट डायमेंशन पे हम डेफिनेटली बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल टू जस्ट पेशेंटली लिसन अस हियर। डेफिनेटली हर सैटरडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक हम आज एक मुलाकात करते हैं अगले सैटरडे में किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।